45 का विजन लेकर के चल रहे हैं। ये विजन ज़रूरी था या सोच आगे बड़ी होनी चाहिए, आगे तक की होनी चाहिए, परियोजनाओं का आकार भी ऐसा ही होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2047 एक बहुत लंबा नहीं, भारत सरकार की योजना या उस विजन की कॉपी की गई है या उसकी एक प्रतिबिंब के रूप में देखें इसे। मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि जनता के अंतस चेतना के प्रतीक और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तो एग्जीक्यूटर्स रहे, इनके आदेशों की पालना करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का भी योगदान रहा सोच में, इनको बताने में। और अभी साहब जो बात बोल रहे थे कि 2047 में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गांधी के विचारों की हत्या हो जाए, मैं इन सबकी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत साफ एक बात है, कभी भी कोई विजन तुरंत वाला नहीं चल सकता। ये काम अभी कर लो क्योंकि ये अभी जरूरी है, फिर देखेंगे। 47 एक संख्या हो सकती है, 47 केंद्र ने कहा है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि उस विजन को कॉपी करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हमें एक लंबे टाइम के लिए बात करनी होगी, बात ही नहीं करनी होगी बल्कि जैसा आदरणीय भूतपूर्व मंत्री जी, माननीय सदस्य हैं विधानसभा के वरिष्ठतम, इन्होंने कहा एक सड़क 4-4 ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। हम यहां पर बैठे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा होता है। और यही नहीं होता, सड़क कोई भी बनाए, नल वाला आएगा तोड़ करके उसको चले जाएगा, फिर बिजली वाला आएगा वो कुछ कर जाएगा, फिर कोई टेलीफोन वाला आएगा वो कुछ कर जाएगा। इसलिए जब विजन बनेगा लगातार का, तो सोच ऐसा होगा कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। और जो अभी बार बार माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे यहाँ पर कि हमने 15 साल तक बजट देखा, 15 साल के बजट में हर बार एक सवाल पूछते हैं, ये काम पूरा नहीं क्यों नहीं हुआ, और वो काम वैसा का वैसा लगा रहता है। पर यहाँ पर एक छोटा सा विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये अधिकारियों की कमी है कि जो बजट हमको दिया जाता है माननीय विधानसभा द्वारा एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ये दूसरा सत्य है कि कहीं ना कहीं हम पर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। यह भी मत कीजिएगा, अगली बार कीजिएगा, ऐसा नहीं, इसको पहले लीजिएगा, उसको पहले कीजिएगा, इसको पहले कीजिएगा। तो यदि हम कहीं पर हार रहे हैं, वो हम सबका समन्वित सोच है जिसकी वजह से हमारी कहीं हार हो रही है। एक बात, राजनेता और अधिकारियों को एक सोच बनानी पड़ेगी। अरे सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है, लोकतंत्र में एक पार्टी का आना, दूसरी पार्टी का चले जाना एक सामान्य सी घटना है, लेकिन कंटिन्यूटी योगेंद्र जी बनी रहनी चाहिए। और ये कंटिन्यूटी तब बनी रहेगी जब कल जो बात हम कर रहे थे, आप जिम्मेदारी तय करेंगे, अधिकारियों की भी, नेताओं की भी, आम आदमी की भी। उन जिम्मेदारियों के बगैर आप नहीं चल सकते। हम बजट पूरा नहीं करते, बात तो सुनो हमारी, क्यों नहीं कर पाए, फिर भी गलत किया है सजा दीजिएगा। और यदि आप एक साथ, अदरवाइज नहीं ले माननीय सदस्य, एक साथ बैठ करके आप सोचिएगा, आपके विचारों के मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए 20 तरह के विचार आएंगे तो अधिकारी निश्चित रूप से अपने डिस्क्रिएशन को यूज करेगा। जबकि डिस्क्रिएशन लोकतंत्र में इन लोगों का होना चाहिए जो चुने हुए प्रतिनिधि है। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप सभी नेताओं से, सभी पार्टी के नेताओं से, अरे कुछ मामलों में तो एक मत होइएगा, कुछ मामलों में तो आपकी पॉलिसी एक हो, कुछ मामलों में तो आपका निर्देश डायरेक्शन एक हो, तो निश्चित रूप से हम काम कर पाएंगे। जी, मैं देवाशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा। व्यास साहब की बड़ी बात कही उन्होंने कि देखिए सरकारें आती जाती हैं, राजस्थान है, अटल जी की एक बात कहना चाहूँ, उन्होंने देश के विजन में कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, बजट पब्लिक के लिए बनता है। ये बात अभी जैसे मनोज जी ने कहा कि मैं तो एक बात सुनता आता हूँ कि उस सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, उसकी कुप्रबंधन और ये सब चीज़ें, देखिए बनाने वाले वही लोग होते हैं, सारा सिस्टम होता है। यहाँ व्यास साहब ने कही कि आप लोगों की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, और मुझे बजट के साथ साथ चिंता, हम सब लोग जो बैठे हैं,
कि विधायिका की जो भूमिका है लोकतंत्र में सबसे मजबूत होनी चाहिए, वो क्षीण हो रही है। आप लोगों को महसूस करना चाहिए इस बात के लिए। अभी विधानसभा में बजट की बहस मैंने 2:30 बजे तक रात को कवर की हुई, अकाल की बहस। अभी हो क्या रहा है घड़ी देखते हैं। लास्ट तक जब डिबेट रहती है, अनीता बघेल जी बैठी हैं, 5वीं बार जीत करके आई हैं। कोरम पूरी करने के लिए इन लोगों को गैलरीज में जाना पड़ता है कि भाई अंदर चलो, कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ से मजबूती है? बजट पे चर्चा करें तो वाकई चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हाउस की मजबूती कैसे हो सकती है। क्या इस पे कोई विचार करता है बजट पे जब आप लोग स्पीच देंगे तब? रतन जी। देखिए, मैं बताऊं योगेंद्र जी, एक दोनों तीनों बातें लगे। जहाँ तक आपने और आप सब ने कहा पॉलिटिकल बात हुई, अभी जब गवर्नर अभिभाषण हुआ और उस पर मैं भी बोला, आप उठा के रिकॉर्ड में भी देखना, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की किसी स्कीम या किसी बात की तारीफ की हुआ खड़े होके। हम इंडिविजुअल पॉलिटिशियन लोग हैं तो उसकी परंपरा शुरू होनी चाहिए, मगर हाँ पक्ष और ना पक्ष में हम खुद ही इतने बढ़ गए हैं कि उस चीज़ को कोई बोलना या कैरी नहीं करना चाहता, ना कोई हिम्मत दिखाना चाह रहा है उस चीज़ का, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो धीरे धीरे करके एज इंडिविजुअल जो भी माननीय सदस्य है उसका, वो उसको विचारों को किस रूप में रखता है और अप्रिशिएट करने की मादा रखता है, उस पर डिपेंड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज़ से भी मैं जो आपने भी कहा सहमत हूँ कि लाइबिलिटीज़ तय होनी चाहिए, भले वो ब्यूरोक्रेसी साइड में हो, जनप्रतिनिधि के साइड में हो, सारी बातें हो। हम लोग पॉपुलर बजट के जो अब आपने कहा कि 5 साल बाद का बजट दिया है, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि 5 साल बाद की अपन बात कर रहे हैं। 5 साल बाद पॉपुलर बजट आता है जिसका इंप्लीमेंटेशन हो या नहीं हो, उसकी लोगों में तारीफ होनी चाहिए, ताकि हम चुनाव में जा रहे हैं। पहला बजट वो आशा नहीं रख सकता है, क्योंकि पहला बजट, सरकार का पहला बजट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइलस्टोन तय करता है और वो एक रोड मैप बनाता है कि 5 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से हम जाएंगे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बजट में है ना 40% 50% इंप्लीमेंटेशन जाते जाते बहुत मुश्किल से होगा, तो उसकी टीका नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि हम बोलेंगे कि भाई आपका तो हुआ ही नहीं है पूरा, मगर उसको भी समय लगता है करने के अंदर। मगर एक बात बताइए कि हम खुद करें, मैं इस बात को मानता हूँ, हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा वो बात सही है कि मैंने इसीलिए जब मैंने मिसिंग लिंक की बात की तो मैंने ये बात जोड़ी थी रूरल एरिया। मैंने कहा अर्बन एरिया की बिल्कुल ये ठीक बात है, बजट में हम नगरपालिका क्षेत्र को या नगर परिषद क्षेत्र को 4 करोड़ की सड़कें दे देते हैं कि इस साल 4 करोड़ की सड़कें बनाएंगे। जहां जेडीए आ गया, जहां यूआईटी आ गया, वो अपने अलग स्कीम से उन्हीं सड़कों पे कर रहे हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, सरकारें कोई भी रही हो, मगर बजट अनाउंसमेंट हुआ है तो जो यूआईटीज और जेडीए है उन्होंने देख लिया, स्टेट का बजट आ गया और उस नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 4 करोड़ की सड़कें दे दी, तो यूआईटी और जेडीए को उन सड़कों को करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग कोई नहीं बोल रहे उस बात के ऊपर। रूरल एरिया का मैंने इसलिए किया कि रूरल एरिया पे जहां मिसिंग लिंक, जहां सड़क है ही नहीं, बनी नहीं आज तक, उसको जोड़ने की बात है। अगर वहां कहीं कुछ हो भी जाता है तो लोग पकड़ लेते हैं, लोग इतने जागृत होते हैं कि तो बनी हुई सड़क है, इस पे कहा मिसिंग लिंक बना रहे हो, हमारे बना दो। तो मैं समझता हूं ओवरऑल मैं उसको समअप करूं, देखो बोलने की काफी चीजें हो सकती है, मैं उसको समअप कर लेता हूं एक लाइन में। मेरा ये मानना है कि सरकार जब पहला बजट पेश करती है तो रेदर देन पॉपुलर बजट का परसेप्शन बनाने की जगह ये है कि भले बजट इम्प्लीमेंटेशन आपका 50% हो रहा है, जब नेक्स्ट बजट आएगा, भले हमारा रेवेन्यू की जो बात की, जो लॉसेस है 70,000 के ऊपर भी मान लो हो रहा है और हम उसको नहीं कर पा रहे, कंट्रोल कैसा भी है, मगर हम स्टैग्नेट रह जाए कि इस स्थिति को हम बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं होने देंगे। हमारी जो सोशल स्कीम्स है, हेल्थ, पानी, बिजली और पानी, जेजेएम में तो मैं खुद कह रहा हूँ, जेजेएम में जो स्कीम्स चल रही है अभी कई जगह तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। अभी आप सिंचाई की पानी की बात कर रहे थे नर्मदा से, हम नर्मदा की और माही की सिंचाई की बात कर रहे हैं। नर्मदा और उससे जो पानी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आ रहा है पीने के लिए और उनको अल्टीमेटली जेजेएम से जोड़ दिया है, वो जेजेएम उसको कर ही नहीं पा रहा है और जेजेएम के चक्कर में पीएचडी कोलैप्स हो गई, सिस्टम पूरा। गाँव में कमेटियाँ बन गई है, वो कमेटियाँ के पास प्रशासनिक पावर नहीं है कि कैसे मैं पानी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। मैं समझता हूं कि चर्चा इन सिस्टम पे होनी चाहिए और उसको मिलके सब करेंगे तो सभी विधायकों के काम आएगा। बिल्कुल। कैलाश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं और होता क्या है, संपूर्ण बजट पब्लिक ओरिएंटेड कोई नहीं बना सकता। मेरी अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या इच्छा है, वो मेरी पूरी नहीं हो सकती और ये जनता को भी समझना चाहिए। लेकिन मैं विधायकों को अक्सर देखता हूं जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, तैयारी के साथ में आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि काश ऐसा भी कुछ इसमें होता। बता दीजिएगा, आप लोग भी कई बार बोलते हैं वहाँ पे, कोई नहीं कहता। कमी हो सकती है उस पटल पे, अगर आप दिल खोल के नहीं कहेंगे। मैं यही वजह से कह रहा हूँ, पिछले कुछ विधानसभाओं से सिलसिला चला है, पहले ये सब कुछ होता था, पार्टियों के विधायक खुद अपनी पार्टी के
मैंने उनको बोलते हुए सुना है जो कहते थे कि बहुत अच्छी बात, हम ताली बजा रहे हैं। जब मैं खड़ा होकर के बोलने लगा तो मेरे साथियों ने पीछे से तालियां भी बजाई। लेकिन अगर ये सब चीज़ें होती तो मुझे लगता है कि राजस्थान का स्ट्रक्चर के लिए जो मजबूती होनी चाहिए थी वो हो सकती थी। जब अनुदान मांग में आप ये बात बोलें तो उस पर ज़रूर इस बात को सम्मिलित करें। क्या वास्तव में अब ये क्यों क्षीण होता जा रहा है, ये हिम्मत भी क्यों नहीं की जाती है? कैलाश जी। देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इतना समावेश तो होना ही चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से अगर किसी मुद्दे से राजस्थान की जनता का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भला हो और उसमें पक्ष विपक्ष का एक तालमेल रहे। जैसे अभी एमएलए साहब बता रहे थे और आपने भी उस बात को रखी कि ऐसी स्थिति पोजीशन राजस्थान की विधानसभा के अंदर आती है। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी 2 दिन पहले मैंने एक, आप सब लोग विराजमान थे वहाँ पे, प्रदेश की गौशालाओं के लिए क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने और उसके अंदर ये तक कहा था मैंने कि आज़ादी के बाद में बहुत सारी सरकारें आई है गई है, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, गोचर भूमि में गाय चरेगी तो इस जमीन को गायों के लिए अलॉटमेंट करने में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस बात को विस्टेट किया। मैं भी इस बात को मानता हूं कहीं ना कहीं उस मुद्दे के लिए जहां पे एक मिलनसार होके अगर किसी चीज का हल राजस्थान की जनता के लिए हो तो वो अगर निकले तो उसको करना चाहिए। बेसिक इस बात को रखने के लिए चाहे सत्ता पक्ष का एमएलए हो चाहे विपक्ष का एमएलए हो, जब कटमोशन लगता है, अनुदान की मांगे आती है, उसकी बात रखी जाती है तो अपने विचार बखूबी से निभाए जाते हैं। मगर मैंने तो पहले ही बोल चुका आपको बात कि ये विपक्ष का धर्म होता है, अगर अच्छी बात भी अगर पक्ष करेगा तो कहीं ना कहीं ताली नहीं बजाएगा। और विशेषकर जब तक बजट की जो बातें आती है, अनुदान की मांगे आती है, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर सम्मिलित होती है और सम्मिलित होने के बाद में अगर नवाचार होते हैं तो ये पक्ष विपक्ष को करना चाहिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है। और आपने जो बात रखी इसको बखूबी आने वाले समय के अंदर हम पुरजोर तरीके से राजस्थान की विधानसभा के पटल के ऊपर रखेंगे। आपके पास में आ रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अनीता जी ने ये बात की, क्योंकि तकलीफ इस वजह से होती, डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर थे और इस बात को बाकायदा कांग्रेस के विधायक की ओर से उठाया गया कि साहब एक बार सड़क बनती है, आपकी सारी एजेंसियां तो वहीं बैठी होती हैं जिले पे ही, 2 महीने बाद में तोड़ दिया जाता है उसी सड़क को, फिर किसी दूसरे मद में पटक दिया जाता है, बरसात आती है वो बैठ जाती है। ये चिंता होनी चाहिए, चाहे देखिए गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन आप इस समाज के, इस प्रदेश के नागरिक पहले, उसके बाद में एक विधायक, मंत्री या ऑफिसर कुछ बने हो, तो ये चिंता होनी चाहिए। और ये चिंता केवल यहाँ नहीं है, मुझे लगता है हाउस में दिखनी चाहिए और मनवानी चाहिए, जिद वो भी होनी चाहिए। देखिए सही बात है, जिस तरीके के हालात हर डिपार्टमेंट से अगर बात करें तो एक दूसरा डिपार्टमेंट एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोप कर, जिस तरीके से जो कह रहे थे कि कभी सड़क पानी वाला तोड़ रहा है, कभी बिजली वाला तोड़ रहा है, कभी कोई और तोड़ रहा है, लेकिन तोड़ते समय तो सब ये कहते हैं कि इसका भुगतान फला व्यक्ति इसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति करेगा, लेकिन बाद में जो घालमेल का जो समय आता है ना, उस समय वो ठेकेदार जो तोड़ने वाला व्यक्ति है। आज अब जल जीवन मिशन की जो बात चल रही है, पूरे राजस्थान में एक भी गांव की गली को नहीं छोड़ा, एक भी शहर की सड़क को नहीं छोड़ा, आज तक पिछले 2.5 साल में एक भी जगह वापस निर्माण करने का काम नहीं किया है। तो पंचायत कहां से उसकी पूर्ति करेगी, सरकार उसकी कहां से पूर्ति करेगी? जब आपका टेंडर हो गया जी, प्रक्रिया हुई है, उसमें उसकी जिम्मेदारी तय है, तो उसकी जिम्मेदारी को वापस पालना कराने की ड्यूटी है, उसमें कमजोरी है। वो तो ईडी के पास है सारा। देखिए वो पूरा ईडी के पास हो, बोला जनता के लिए 2 चीज का बड़ा नुकसान हुआ उसमें। एक तो सारी सड़कें गलियां तोड़ दी, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। नंबर 2, उससे आज तक जल जीवन मिशन से ग्रामीण में नल तो हो सकता है हर घर तक चला जाएगा, लेकिन जल की बूंद नहीं जाएगी। प्रोजेक्ट सरकार से मैं अपने सब लोगों से कह रहा हूं, राजस्थान प्रदेश में जब तक हमारी सरकार जल संग्रहण की योजना नहीं बनाएगी तब तक इस प्रदेश को पानी नहीं पिला पाएगी। जल संग्रहण सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां जहां भी कर सकती है सरकारें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, हमारा प्रदेश बहुत विस्तृत क्षेत्र है, हमारे गोचर भूमियां खूब पड़ी हैं, पानी को, बरसात के पानी को संग्रहण करेगी तो ही राजस्थान पानी पिएगा, नहीं तो आपके पाइपों के माध्यम से हो सकता है घोषणाएं बड़ी बड़ी होंगी, प्रोजेक्ट बड़े होंगे और उस प्रोजेक्ट में पाइपें भी चले जाएंगे, कनेक्शन चले जाएंगे, लेकिन जनता त्राही त्राही मान है। ये सत्य बात है, 75 वर्ष बाद भी राजस्थान की जनता पानी और बिजली के लिए त्राही त्राही मान है, आज भी संपूर्ण नहीं। देखिए दोनों चीजें मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये पब्लिक को अपनी लाइबिलिटी भी समझनी चाहिए कि सरकार भी हम ही लोगों की चुनी हुई है। सरकार ये बताइए कि मैं यहाँ से पंखा ऑन करके जा रहा हूँ, वो एनर्जी कोई काम नहीं आ रही है, तो ये पब्लिक को मुझे लगता है कि अपने बिहेव में शामिल करना चाहिए कि जो वेस्टर्न नल दे दिया, आपके घंटे पर नल आ रहा है,
3 मिनट से 4 मिनट में पानी भर गया और उसके बाद में 57 मिनट पानी वेस्टेज जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी कोई वहां पे विधायक नहीं कर सकता, वार्ड पंच नहीं कर सकता, ये तो खुद को ये भी देखना कर्तव्य होगा। का बोध करेगा। बिल्कुल, वो करना चाहिए, ये कर्तव्य भी का महसूस बोध होना अगर चाहिए कि जाग प्रदेश जाएगा मेरा। कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इससे सरकारी संपत्ति इसका दुरुपयोग हम नहीं करें। करना चाहता हूं आपसे और सभी से, एक आम नागरिक की तरह मेरा सोच ये होता है कि ये काम कौन सरकार करती कौन नहीं करती है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग समझते होंगे। मैं तो ये समझता हूं कि मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि वो काम नहीं कर रहा जो नहीं हो रहा है, और वो कमजोर है, वो धारणा कमजोर बन है, गई, बिल्कुल ठीक कर वो कमजोर है। मेरे को मतलब नहीं कांग्रेस की सरकार है बीजेपी की सरकार, मुझे तो मैंने जिसको चुना है वो मालिक है। बिल्कुल। इसलिए ये कह करके कि उनने नहीं किया उनने नहीं करा, क्षमा कीजिएगा, ये कहीं न कहीं शुतुरमुर्ग की तरह मुंह अंदर मिट्टी में डाल रहे हैं। सत्य है कि हम इनको ही पूछते हैं। जी चले, मैं 3 लोग आप बैठे हुए हैं, रामपाल जी हैं, बाबूलाल जी हैं, अग्रवाल साहब हैं, अनीता जी हमारे साथ में सीनियर लीडर भी हैं, 5वीं बार विधानसभा हैं, पूर्व मंत्री हैं। बजट आपने देखा, अनीता जी से कुछ सवाल आप कर सकते हैं क्योंकि एक सत्ता का हिस्सा भी हैं, शासकीय दल की नेता हैं। जी सुरेश जी। मैं तो ट्रेड और इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जी। कि ट्रेड और इंडस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें, जैसे आज भी सरकार ने घोषणा की कि 750 बसें हम नहीं खरीदेंगे, और बसें चलाने के लिए पीपीपी मॉडल पे लोग बहुत तैयार हैं। इस तरह और सारे, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना हो या दूसरी चीज़ें हो, तो क्यों नहीं सरकार इस चीज़ पे जा रही कि हम पीपीपी मॉडल पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाएं और सरकारी जो बजट है उसको हम डेवलपमेंट पे खर्च करें, बजाय कि हम बस सरकारें खरीदें उस पर आगे चलाए। तो उस पर कितना खर्चा है सरकार का, वन टाइम खर्चा और उसको चलाने का खर्चा। आपकी बात ठीक है। कैलाश जी, मनोज जी भी बजट में जो आज बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें पीपीपी मॉडल पर चलाने की ही बात की गई है। लोक परिवहन की जो बसें हैं वो भी पीपीपी मॉडल ही है। लोक परिवहन माने तो पीपीपी मॉडल। नहीं, 700 नई बसें खरीदने की भी बात। आज 750 नई बसें खरीदने की बात की। इलेक्ट्रिक बसेस हैं और उनको शहरी क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो खरीदी जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लिए जाएंगे। उसमें सरकार को ड्राइवर या परमानेंट जॉब क्रिएटर वाले लोगों को नहीं रखने वाली है, क्योंकि उसी सिस्टम से, जिस सिस्टम से पहले चला करती हैं बसें, उसी सिस्टम से चलेंगी। बस अंतर यह है कि जो बसें खटारा हो गई, बेकार हो गई, जैसे जयपुर में भी आपने देखा होगा कई बसें एक्सीडेंट कर देती हैं और मोटरसाइकिल पे जाने वाले युवा की डेथ हो जाती है, बाहर से पढ़ने वाला बालक है। तो ऐसी स्थिति में नई बसें लेकिन चलेंगी वो पीपीपी मॉडल पर, इतना ही मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ। जी बाबूलाल जी, थोड़ा शॉर्ट में समय हमारा हो चुका। कि एक तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन, अगर जिस दिन अकाउंटेबिलिटी हो गई और सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन हो गया तो कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब मैं, चूँकि बघेल महोदय यहाँ विराजी हुई हैं, तो मैं भी एक प्रश्न करूँगा कि कुछ पॉलिसीज आई थी कि राजस्थान में कि कृषि से अगर मान लीजिए उद्योग में परिवर्तन कर दिया जाता है उस भूमि का और इंडस्ट्री लगा दी जाती है तो सारी व्यवस्थाएं सरकारें देंगी। पर मुझे नहीं लगता। आज मैं 2 मामले ऐसे आपके सामने पेश करूँगा। एक है आखेड़ा, जिसमें 350 यूनिट लग चुकी हैं, पर आज की तारीख में भी वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ड्रेनेज नहीं है, और फॉरेन से बाहर आते हैं सैकड़ों की तादाद में हर साल वहाँ फॉरेन से बाहर आते हैं। वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। यही हाल जाटोवाली का है। जाटोवाली जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और इंडस्ट्री आप देखिए, एक तो उसको तो बाकायदा इशू लेकर के आया है, 1500 करोड़ रुपए का इशू लेकर के आया। ऐसी इंडस्ट्री वहाँ मौजूद है पर बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। तो ये सरकार कब तक उसमें प्रावधान डालेगी? बाबूलाल जी के एक छोटा सा सवाल मैं रामपाल जी को करूंगी, टाइम हो चुका है बहुत शॉर्ट में। रामपाल जी आप एक सवाल कर सकते हो। नहीं, मैं सवाल नहीं करूँगा जी। यदि आप मौका देंगे तो मेरी बात कहूँगा। मैं, क्योंकि समय का अभाव है, अनीता जी मैं बाबूलाल जी की बात का जवाब दे देती हूँ। बाबूलाल जी, जो बात आपने कही है मैं भी आपकी उसी बात से सहमत हूँ। रीको इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो लैंड पर जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वो रीको इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्रीज़ को ही फीड करने का काम करती है, उनका उत्पादन बढ़ाती है। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जब भू रूपांतरण की बात आती है, उनमें पानी बिजली के कनेक्शंस की बात आती है, तो रीको उनको ठप कर देता है, उनको देने नहीं देता, एनओसी नहीं देता। तो आप
की समस्या का समाधान शायद कुछ हद तक आज के इस बजट भाषण में हो गया है, क्योंकि हाँ हुआ मैं बताती हूँ, उस पॉइंट को बताना चाहूँगी। वित्त मंत्री जी ने कहा कि यदि हम उसको लैंड को कन्वर्जन कराना चाहता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने इंडस्ट्री लगाई है, रीको के आसपास के क्षेत्र में लगाई है, और वो कन्वर्जन कराना चाहता है, तो उसको रीको की एनओसी बहुत ज़रूरत थी। ये नियम था पहले, लेकिन आज बजट भाषण के माध्यम से उस एनओसी को की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो अब रीको की एनओसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जाके उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। जहाँ तक पानी बिजली की बात रही, तो पानी प्रदेश में कम है और बिजली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बिजली की, अभी बिजली इंडस्ट्रीज़ को नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो समाधान इस बजट में हुआ है, अक्षय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, हाँ तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी, पानी बिजली के क्षेत्र में भी काम होगा। और जब एक इंडस्ट्री लगती है तो वो एक इंडस्ट्री के मालिक को बेनिफिट नहीं देती है, वो तो बहुत सारे रोजगार देने वालों को बेनिफिट देती है। तो सरकार का प्राथमिकता ही यही है कि हम रोजगार की। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बजट पे खुल करके आप लोगों ने चर्चा की है, कुछ अपने सुझाव भी रखे हैं, और यह सिलसिला में आगे भी, क्योंकि बजट पूरे लगभग 16-17 दिन तक ये हाउस में जो वर्किंग डे जो हैं उसमें करेंगे। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु आएगा हम जरूर लेंगे। आप सभी का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।